हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। सवाल था, कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये प्रणाली भारतीय न्यायपालिका की स्थापना के समय से ही अस्तित्व में है। दूसरा कथन, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। और तीसरा कथन, भारत के संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। आपको बताना था कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन थे ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन या फिर डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए केवल एक। चलिए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों का प्रस्ताव रखा है। आपको बता दें कि भारत की कॉलेजियम प्रणाली उच्च न्यायपालिका, विशेष रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए एक तंत्र है। भारत की कॉलेजियम प्रणाली भारतीय न्यायपालिका की स्थापना के बाद से अस्तित्व में नहीं थी, बल्कि ये समय के साथ विकसित हुई और 1990 के दशक में इसे प्रमुखता मिली। इसलिए कथन एक सही नहीं है। ये वास्तव में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार है, इसलिए कथन दो सही है। ये सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए व्यक्ति की सिफारिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कॉलेजियम प्रणाली भारत के संविधान में निहित नहीं है, अर्थात ये कानूनी ढांचे का हिस्सा है, लेकिन संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। गौरतलब है कि कॉलेजियम प्रणाली शुरू होने से पहले न्यायिक नियुक्तियों की प्रणाली मुख्य रूप से सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती थी। तो इस तरह विकल्प सही उत्तर है। चलिए अब आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 अर्जेंटीना, 2 ब्राजील, 3 चिली, 4 पैराग्वे और 5 पेरू। आपको बताना है कि इनमें से कितने देशों की सीमा बोलीविया से लगती है। ऑप्शन है ए केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 4 या फिर डी सभी 5। तो आंसर है ऑप्शन डी सभी 5। हाल ही में बोलीविया ने कहा था कि उसने गाजा पट्टी पर हमलों के कारण इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं। आपको बता दें कि बोलीविया दक्षिण अमेरिका में स्थित एक भू आबद यानी भूमि से घिरा देश है। इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी साइमन बोलीवर के नाम पर रखा गया है। ये देश अमेज़न बेसिन में ऊंचे पठार और तराई के मैदानों के साथ एंडीज पर्वत में स्थित है। इसकी सीमा अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पैराग्वे और पेरू से लगती है। ये पेरू के साथ टिटिकाका झील साझा करता है, जो लेक मैराकाइबो के बाद दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो इस प्रकार विकल्प डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से लगभग 1000 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में स्थित है। और कथन 2, ये द्वीप समूह कोलंबिया का एक हिस्सा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। हाल ही में वैज्ञानिकों ने गैलापागोस द्वीप समूह में 2 नई मूंगा चट्टान और 2 अज्ञात समुद्री पर्वतों की खोज की है। आपको बता दें कि गैलापागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के आसपास फैले ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह है। ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से लगभग 1000 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में स्थित है, इसलिए कथन एक सही है। लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह द्वीप समूह इक्वाडोर का एक हिस्सा है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसे 1978 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। 5541 फीट की ऊंचाई पर माउंट अजुल इसका सबसे ऊंचा स्थान है। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा गुंडला ब्रह्मेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना? तो आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। हाल ही में गुंडला ब्रह्मेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य में 50 से अधिक घास प्रजातियों की पहचान की गई है। आपको बता दें कि गुंडला ब्रह्मेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है, जो लगभग 1194 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। ये 2 महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रों के बीच स्थित है, जिन्हें मंत्रालम्मा कनुमा और नंदी कनुमा के नाम से जाना जाता है। इस अभयारण्य का नाम गुंडला ब्रह्मेश्वरम पठार से लिया गया है। इसे 18 सितंबर 1990 को एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। इस अभयारण्य का उत्तरी भाग नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा का एक प्रमुख हिस्सा है। गुंडलकम्मा नदी अभयारण्य से होकर प्रवाहित होती है। तो इस तरह विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद में आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये भारतीय संसद में हाल ही में शामिल की गई है। कथन 2, इसका प्राथमिक कार्य सांसदों के लिए नैतिक मानकों और आचार संहिता की निगरानी करना है। और कथन 3, सांसदों के नैतिक उल्लंघनों या कदाचार की जांच करने में इसकी कोई भूमिका नहीं है। आपको बताना है इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। तो आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। हाल ही में एक सांसद की जांच के मामले में संसद की आचार समिति चर्चा में रही। आपको बता दें कि 13वीं लोकसभा के दौरान विशेषाधिकार समिति ने एक आचार समिति के गठन की सिफारिश की थी। 2000 में एक तदर्थ आचार समिति का गठन किया गया, जो 2015 में सदन का स्थायी हिस्सा बन गई, इसलिए कथन एक सही नहीं है। आचार समिति संसद के भीतर नैतिक मानकों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
इस समिति का प्राथमिक कार्य वास्तव में सांसदों के लिए नैतिक मानकों और आचार संहिता की निगरानी करना और उन्हें लागू करना है, इसलिए कथन 2 सही है। इसी के साथ इसके कार्यों में अनैतिक व्यवहार, हितों के टकराव और अन्य नैतिक उल्लंघनों की शिकायतों की समीक्षा करना भी शामिल है। ये समिति सांसदों द्वारा नैतिक उल्लंघनों या कदाचार की जांच और समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इसके पास नैतिक मानकों का उल्लंघन करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई और प्रतिबंधों की सिफारिश करने का भी अधिकार है। तो इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावना या पवना नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? चंबल, कावेरी, भीमा या फिर सुबनसिरी? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, भीमा। नागरिकों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने हाल ही में पावना नदी पर देखी गई झाग की मोटी परत पर चिंता व्यक्त की है। आपको बता दें कि पावना या पवना नदी महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित है। ये लोनावला से लगभग 6 किलोमीटर दक्षिण में पश्चिमी घाट से निकलती है। ये भीमा नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, इसलिए विकल्प सी सही है। दरअसल ये पुणे शहर में मुला नदी में मिल जाती है, जो आगे चलकर भीमा नदी में मिल जाती है। पावना नगर में इस नदी पर एक बांध बनाया गया है, जिसे पावना नगर बांध कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहां भूकंप का केंद्र स्थित होता है अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर कहलाता है। और कथन 2, पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित वो स्थान जहां भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं हाइपोसेंटर कहलाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। हाल ही में दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहरों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि भूकंप का अर्थ पृथ्वी के कंपन से होता है। ये एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं और सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित करती हैं। भूकंप से उत्पन्न तरंगों को भूकंपीय तरंगे कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह पर गति करती हैं तथा इन्हें सीस्मोग्राफ से मापा जाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहां भूकंप का केंद्र स्थित होता है हाइपोसेंटर कहलाता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। वहीं पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित वो स्थान जहां भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर कहलाता है, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है। भूकंप की घटनाओं को कंपन की तीव्रता के अनुसार मापा जाता है। तो इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नासा का लूसी मिशन किस ग्रह से संबंधित है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या फिर बुध? तो जवाब है ऑप्शन ए, बृहस्पति। हाल ही में नासा के लूसी अंतरिक्षयान ने डिंकिनेश नामक क्षुद्र ग्रह की अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। गौरतलब है कि लूसी मिशन नासा का अपनी तरह का पहला मिशन है, जिसे बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए शुरू किया गया है। इसे 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिका के फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित इस मिशन की अवधि 12 वर्ष है। ये अंतरिक्षयान युवा सौर मंडल यानी यंग सोलर सिस्टम के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए लगभग 6.3 बिलियन किलोमीटर की दूरी तय कर 8 क्षुद्र ग्रहों का परिभ्रमण करेगा। आपको बता दें कि ट्रोजन ऐसे क्षुद्र ग्रह हैं जो एक बड़े ग्रह के साथ कक्षा यानी ऑर्बिट साझा करते हैं, तो इसलिए विकल्प ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। दूसरा कथन, ये राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। और तीसरा कथन, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। आपको बताना है इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं? तो जवाब है ऑप्शन सी, सभी तीन। हाल ही में केरल सरकार ने राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। दरअसल केरल सरकार का आरोप है कि राज्यपाल कई विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा एक नामित व्यक्ति होता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। हालांकि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए कथन 1 सही है। राज्यपाल राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य होता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है, इसलिए कथन 3 भी सही है। अनुच्छेद 200 के मुताबिक राज्यपाल राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देता है, अनुमति रोकता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रखता है। तो इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनयिक प्रतिरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, ये मुख्य रूप से मेजबान देश में राजनयिकों को आपराधिक मुकदमे से बचाने के लिए बनाया गया है। बी, ये नागरिक क्षेत्राधिकार से छूट प्रदान करता है। सी, ये प्रशासनिक कर्मचारियों और सेवा कर्मियों सहित दूतावास में काम करने वाले सभी कर्मियों तक विस्तारित है। या फिर डी, ये पूर्ण है और इस पर कोई अपवाद या सीमाएं नहीं है।
तो जवाब है ऑप्शन डी, ये पूर्ण है और इस पर कोई अपवाद या सीमाएं नहीं है। हाल ही में सामने आई जानकारी के मुताबिक विश्व आर्थिक मंच यानी WEF को स्विट्जरलैंड में राजनयिक प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं है, जबकि कुछ समय पहले एक पोस्ट में दावा किया गया था कि स्विट्जरलैंड ने WEF को राजनयिक प्रतिरक्षा दी है। आपको बता दें कि राजनयिक प्रतिरक्षा उन राजनयिकों को दिए गए विशेषाधिकारों का एक समूह है जो अपने राजनयिक मिशनों के हिस्से के रूप में किसी देश में तैनात हैं। इसे मुख्य रूप से मेजबान देश में राजनयिकों को आपराधिक मुकदमे से बचाने के लिए बनाया गया है। ये नागरिक क्षेत्राधिकार से छूट प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि राजनयिकों पर मेजबान देश की अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। हालांकि ये पूर्ण नहीं है, बल्कि कुछ अपवाद हैं, जैसे भेजने वाले राज्य द्वारा राजनयिक प्रतिरक्षा को माफ किया जा सकता है और इसे कुछ शर्तों के तहत समाप्त भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार विकल्प डी सही है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसकी स्थापना भारत की आजादी से पूर्व हुई थी। कथन 2, इसका प्राथमिक कार्य भारतीय बैंकिंग प्रणाली को विनियमित और पर्यवेक्षण करना है। और कथन 3, ये भारत में मौद्रिक नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कोई भूमिका नहीं निभाता है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। तो सवाल के जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।